उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। हम आज सांप उपन्यास के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले सांप उपन्यास पर एक भूमिका के बतौर आपको सांप उपन्यास की बानगी दी गई थी। लेखक उपन्यास का रतन कुमार सांबरिया का परिचय भी आपको मिल चुका। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि ये उपन्यास जो लगभग 400 पेज से भी अधिक का है, बेजोड़ है, अनूठा है, एक अछूते विषय को उठाता है। सांप सांप नाम सुनते ही कौन थर थर कांपने नहीं लगता, पसीना नहीं छूट जाता। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी पसीना आ सकता है। काला सांप अगर दिख जाए बेहोश हो जाता है। कहते हैं कि अधिकांश सांपों में जहर नहीं होता, उसके काटने भर से आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। वो सांप, ऐसे सांप के मुंह में हाथ डाल देने जैसा काम किया है उपन्यासकार रतन कुमार सांबरिया ने। आप साहित्य अकादमी से मीरा पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है साहित्य अकादमी राजस्थान का, वो इस उपन्यास को प्राप्त हो चुका है और हरियाणा से गौरव सम्मान भी मिल चुका है। इससे ही साबित होता है कि उपन्यास परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी एक पाठक के बतौर मैं अपनी राय और इतना कहना चाहता हूँ कि हर पाठक को ये उपन्यास इसलिए पढ़ना चाहिए कि अगर वो संवेदनशील है, अगर वह ऐसे दबे कुचले हाशिए पर जी रहे लोगों के जनजीवन को, दिन दिन को समझना बूझना चाहता हो, या उनसे सिंपैथी, संवेदनशीलता रखता हो, हमदर्दी रखता हो, तो ऐसे ही पात्र उपन्यास में सपेरा पात्र लखीनाथ की अपनी पत्नी है। बल्कि पिछड़े समाजों में जो होता है उसके साथ में होता है कि भाई के मर जाने पर उसे भाभी से शादी करनी पड़ जाती है और अपने काम करते हुए मिलन देवी से मुलाकात होती है और एक प्रेम का अंकुर फूटता है। तो इस तरह से ये उपन्यास एक प्रेम कहानी भी बताता है, चित्रित करता है, लेकिन इसे प्रेम कहानी पर नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रेम में एक त्याग जिसे कहते हैं, वो त्याग यहाँ साक्षात दिखाई देता है। उस दौर में जब दबे कुचले लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझ करके कुचल देने वाली राजनीति हो, समाज का व्यवहार इस समय भाग दौड़ में और पैसा हासिल करने में गुजर रहा हो, ऐसे ही परिवार में पलने बढ़ने वाली महिला जो निसंतान होने के कारण लखी में न जाने क्या देख लेती है कि वो उससे अपनी कोख भरना चाहती है। ये उपन्यास में धीरे धीरे खुलता है ये रहस्य। एक उपन्यास का कथानक बड़े सोच समझ करके बुना जाता है, कल्पना भी उसमें होती है, भाषा शैली का कमाल होता है। जो एक पहुंचा हुआ सुलझा हुआ उपन्यासकार, रचनाकार ही ऐसी रचना दे सकता है। पाठक को ये पहले ही बता दिया जाए कि ये उपन्यास एक गंभीर उपन्यास है और गंभीर लेखक की कलम से लिखा और रचा गया है। शब्द, वाक्य, कहावतें, मुहावरे
जिन्हें सपेरे बोला करते हैं, मदारी, रीछ भालू का खेल तमाशा दिखाने वाले, बंदरिया को नचा करके पेट का पालन पोषण करने वाले सपेरा, सांप। इस उपन्यास को सांप नाम देना कैसे सार्थक हो सकता है? इस तरह की बातें हम संभवतः अगर इस वीडियो में पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई तो हम दूसरे वीडियो में अपनी बात कह सकेंगे। फिलहाल हम इतना कहना चाहते हैं, इतना जानना चाहते हैं कि ये उपन्यास क्यों पढ़ा जाना चाहिए, आम पाठक इस उपन्यास को क्यों कर पढ़े। सांप कहते ही बच्चा भी जान जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। सांप से सबका सरोकार, डर का सरोकार, डर का संबंध, डर के मारे खिड़की बन जाती है। आदमी अगर इसे देख ले तो आवाज भी नहीं कर सकता, और इसे काट ले, सांप अगर किसी को काट ले तो वो पानी भी नहीं मांग सकता। इस तरह की ढेरों कहावतें, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो सपेरे ही बोलते हैं। इस तरह से एक रचनाकार सपेरों के बीच में वर्षों रह करके ही हासिल कर सकता है। इस अर्थ में मैं पहले ही रचनाकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ये उपन्यास शोध करके लिखा गया है, खोजबीन करके, सपेरे के जीवन में घुस करके, उनके डेरों में बैठ करके, उनसे बातचीत करके, उनको अपना बना करके, उनसे अपनी बात कहलवा लेना, उनका विश्वास जीत लेना, ये तभी संभव हो सकता है। और ये आसान काम नहीं, खासकर नौकरी पेशा, सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति को आराम से पर्यटन करके, पहाड़ों की यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके, महाकुंभ में नहाना पसंद करे, या सांप सपेरों के डेरों में बैठ करके उनसे बात करेगा, उनके दुख दर्द को सुनेगा। और फिर ऐसी नायिका का मिलना, सेठ मुकुंदास और मिलन देवी, मिलन जो उनकी पत्नी है, 8-10 साल विवाह हो गए, संतान नहीं हुई। उपन्यास का आरंभ जिस तरह से होता है और उपन्यास का अंत जिस तरह से होता है, और उपन्यास का मध्य और पात्रों के चरित्र चित्रों को देखा जा सकता है, ये कोरी कल्पना नहीं हो सकती। टेबल पर बैठ करके कहानी, उपन्यास लिख दिए जाते हैं। रांगे राघव के बारे में कहा जाता है कि वे तोल करके रचनाएं करते थे कि इतना पाव, आधा किलो लिख देने के बाद ही वो सांस लेंगे। और उन्होंने काफ़ी उपन्यास, संस्मरण लिखे। ऐसे बहुत तेरे और भी रचनाकार हैं जो टारगेट लेकर के लिखते हैं। ये उपन्यास एक मिसाल है आदिवासी जनजातियों पर, दलितों पर कोई क्यों कर उपन्यास लिखेगा। इसीलिए इस उपन्यास की पड़ताल करते वक्त दलित विमर्श भी हमारी निगाह में होना चाहिए। दलित कौन? जो दबा कुचला है, तो वक्त की रोजी रोटी के लिए रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। यही सपेरों की जीवन, यही डेरों में जीने वालों का जीवन, जिनका जीवन आसमान ही जिनकी छत है, धरती जिनका बिछोना है। रहने को खाली पड़ी जमीन पर डेरा डाल करके रह लेते हैं। जब चाहे तब पुलिस वाले डंडा मार करके वहां से भगा देते हैं, चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। और इस अर्थ में पुलिस भी यहाँ पर, पुलिस का
रोल क्या है पाठक सहज ही समझ सकता है। दलित आदिवासियों के साथ पुलिस थानों में दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, मारे पीटे जाते हैं, अपराधी कौन निरपराधी को बंद कर दिया जाता है। इस संदर्भ में याद आती है महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू, जो आदिवासी समाज से हैं और महिला हैं। क्या एक के राष्ट्रपति बनने से या दलित के राष्ट्रपति बनने से या महिला के राष्ट्रपति बन जाने मात्र से महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी? या दलित आदिवासी कोविद के बनने से या आदिवासी मुर्मू के बनने से आदिवासी जीवन में रंच भर भी फर्क आता है क्या? ये सवाल अपनी जगह है जो जवाब मांगता है। लोकतंत्र को 7 दशक हो चुके। आदिवासी आज़ादी का मतलब नहीं समझ पा रहे। ये सफेरे जो 1972 में जानवरों, बंदर, बंदरिया, रीछ, भालू, सांप, इनसे पेट पालन पोषण करने वालों को लेकर के विधेयक लाया जाता है 1972 कि आप खेल तमाशा दिखा करके जानवरों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है। पुलिस तुरंत सक्रिय होती है और पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। इसके अलावा कहानी में यह भी आता है कि एक स्कूटर को दिन दहाड़े दंपति को लूट लिया जाता है। विधायक के सामने जनता पहुंच जाती है, आवाज उठाती है कि कानून नाम मात्र का रह गया है, दिन दहाड़े लोग लूटे जा रहे हैं। विधायक के घर डेरा डाल लेते हैं। विधायक जी इंस्पेक्टर को फोन करते हैं, लताड़ पिलाते हैं कि तुरंत पकड़ा जाए, नहीं तो आपसे जवाब तलब किया जाएगा, थाने पर धरना प्रदर्शन होगा। मेरे घर आकर के बैठे हुए हैं पुलिस वाले। तब जाकर के सक्रिय होते हैं और पूरा लवाजमा सक्रिय हो जाता है। थानेदार की सांस ऊपर नीचे होने लगती है। देर सवेर वो दोनों को, उन मुजरिमों को पकड़ लाते हैं। पकड़ करके बंद करते हैं और कह देते हैं कि विधायक महोदय, हमने दोनों मुजरिमों को पकड़ लिया है, अब आप आदेश दें। बोला बहुत अच्छा किया, वो इसी उम्मीद में थे कि पीठ थपथपाई जाएगी, वरना ऊपर तक बात जाएगी और नौकरी के लाले पड़ सकते। लेकिन कुछ देर बाद विधायक महोदय का फोन आता है कि वो जो 2 लड़के पकड़े गए हैं, वे लड़के तो उनके कार्यकर्ता है। ये राजनीति पर ऐसा तमाचा है। विधायक जननेता नहीं, विधायक कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतता है, येन केन प्रकार। और वही यहाँ होता है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए फोन करता है कि इन दोनों लड़कों को छोड़ दिया जाए और मारपीट न की जाए, हथकड़ी खोल दी जाए और इनको मेरे पास लेकर के आओ। पुलिस की गाड़ी में बिठा करके उन दोनों को छोड़ाते। लेकिन जो बीट कांस्टेबल होता है वो कहता है कि ये सरासर गलत है और मैं साथ नहीं दूंगा। थानेदार की सांसें अटक जाती। मुजरिम पकड़ लिए गए थे, रिपोर्ट लिख ली गई थी। अब 2 मुजरिम कौन पकड़े जाए? पुलिस कैसे काम करती है? लखीनाथ और मदारी संयोग से थाने के बाहर बैठे होते हैं। उनके चेहरे मोहरे देख करके, चूंकि जो सोने चांदी बरामद किए गए थे उनके पास थे, इन दोनों बेगुनाहों को पकड़ लिया जाता है, अंदर बंद कर दिया जाता है। और संयोग से जो मुकुंद दास सेठ, चूंकि अब मैं चाहूँगा कि कहानी क्या है ये सुन ली जाए, इसलिए मैं कथा सार क्या है ये सुनाना पसंद करूँगा, ताकि पाठक सहज अंदाज़ा लगा सके
कि सांप उपन्यास में कहानी क्या है, नायक नायिका कौन है, सांप की भूमिका क्या है, इस उपन्यास का नाम सांप ही क्यों रखा गया है। ये अगर अभी बात नहीं की जाए तो बाद में फिर देर हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि पाठक इस उपन्यास को क्यों कर पढ़े। ये जिज्ञासा इस वीडियो को सुनने के बाद हर उस पाठक श्रोता को ये सुनने के बाद ये लगना चाहिए कि ये उपन्यास तो पढ़ा ही जाना चाहिए। क्यों? आज मध्यम वर्ग की बात की जाती है, सीतारमण ने बजट पेश किया गया, इस सरकार का, एनडीए सरकार का, यूपीए सरकार का 11वां बजट है और मध्यम वर्ग को भारी छूट दी गई है। और ये उपन्यास उस मध्य वर्ग से लेकर के निम्न तबके तक, दलित तबके तक जाता है। दोनों में संतुलन बिठाया गया है। इसलिए इस उपन्यास को हम बेहद समसामयिक कहना पसंद करें, इसलिए कि वो मध्यम वर्ग कौन है जो 12 लाख की आमदनी करने वाला है, वो छूट लेगा। उस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने वो काम कर दिया जो नेहरू और इंदिरा गांधी ने नहीं किया। बात बात में नेहरू इंदिरा गांधी चले आते हैं। ये है राजनीति, और ये वही राजनीति है कि विधायक अपने कार्यकर्ता को जान करके, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो डकैती करे, चाहे वो बलात्कार के आरोपी हो, बरी कर लिए जाते हैं। विधायक, सांसद, मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, अगर वो पाला बदल कर मोदी के साथ हो जाए तो गोदी मीडिया चुप रहेगा, मोदी उसे नवाज देंगे। यह है सत्ता का समीकरण। ऐसे में मध्यम वर्ग यहाँ केंद्र में है और एक तरफ दलित तबका है। उपन्यास का नाम ही सांप रखा गया है, सांप यहाँ केंद्र में है। सांप से शुरुआत होती है। बेशक सेठ मुकुंद दास जो कस्बे में रहते हैं, सोने का व्यापारी है, खाता पीता है, कोठी है, दोनों भाई सोने का व्यापार करते हैं, दोनों की पत्नियां हैं। सेठ मुकुंद दास छोटा है, सुकुंद दास बड़े हैं। सेठ मुकुंद दास भाई के साथ व्यापारी है, दुकानदार है, खाता पीता है, कोठी का मालिक है। लेकिन अब वो एक अपना अलग घर बनाना चाहता है, शायद इसलिए कि मिलन को बच्चा नहीं हो रहा है, वो निसंतान है। नींव की खुदाई की जा रही होती है। सेठ मुकुंद दास 200 व्यक्तियों का खाना बनवाता है। एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ नींव खुद रही है। पंडित जी आ गए हैं और नींव की ईंट रखी जानी है। मजदूर नींव खोद रहा है। उसी समय घटनाक्रम यूं बदलता है कि नींव में सांप निकल आता है और सांप की पूंछ कट चुकी है। शगुन का वक्त है, नई इमारत बन रही है, जीव हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। सेठ मुकुंद दास सोचते हैं क्यों न इस जीव को पकड़ लिया जाए और पकड़ के जंगल बाहर फेंक दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए। सलाह दी जाती है कि सपेरे रहते हैं, उस सपेरों का काम है सांप पकड़ना। इस तरह से उपन्यास का आरंभ होता है, वरना सांप भी शुरुआत में नहीं है, सपेरा भी नहीं। लेकिन अब सेठ मुकुंद दास बंजारा की बस्ती में बंजारे से मिलता है। वो बंजारे से पूछता है कि भाई सपेरे कहाँ रहते हैं, तो सांप पकड़ ले। बंजारा बताता है। सेठ मुकुंद दास डेरों में पहुंचता है और डेरे एक के बाद दूसरे तीसरे सारे डेरे देखे जाते हैं। अंत में लक्की जो 22-23 साल का है मिलता है, उसे लेकर के आता है, गाड़ी में बिठा करके लाता है और सांप पकड़ने के लिए सांप पकड़ा जाता है। बहुत मशक्कत की जाती है। इनाम में मजदूरी में उसे सेठ मुकुंद दास
100 रुपये देते हैं। लेकिन मिलन उसकी बहादुरी देख करके और सांप को पकड़ लेने के कमाल को देख करके उसे चांदी का सिक्का दे देती। कहानी यहाँ से जन्म लेती है और निसंतान होने का दंश उसे है, इसलिए जिठानी उसे ताने देती है और जिठानी ये देख करके ईर्ष्या करती है कि ये निसंतान निपुती, और उसे ये भी है कि अगर इसके संतान नहीं होती है, संतान तो दरअसल बड़ी की है लेकिन बेटी है, बेटी की बच्चा है, उसको ये गोद ले ले, उसको सारी संपत्ति उसे मिल जाए। ये महिलाओं का ईर्ष्या द्वेष भी यहाँ उजागर होता है। लेकिन मिलन देवी लक्ष्मीनाथ सपेरे को चांदी का सिक्का इनाम में देती है और इसके बाद कहानी में वो प्रेम का तत्व आकार लेता है। ये बात खटक सकती है, पाठक के गले मुश्किल से उतरती है। ये मेरा भी सवाल रहा रचनाकार से कि कहाँ मिलन देवी, कहाँ सपेरा लक्ष्मीनाथ जो दिन भर इधर उधर सांप का कमाल तमाशा दिखाता है और पेट भरता है। तो क्यों कर मिलन देवी लक्ष्मीनाथ पर फिदा होती है और एक बहाना लगाती है कि उसे लक्ष्मीनाथ से मिलना है, लक्ष्मीनाथ को बुलाया जाए क्योंकि वो सांप जो निकाला गया था मेरे सिर में चढ़ गया है, बैठ गया है। ये बात पाठक को भी हजम नहीं होती। सेठ मुकुंदास चूंकि पत्नी का वो उसे संतान नहीं दे सका, डॉक्टरी चेकअप में पाया जाता है कि सेठ मुकुंदास इसमें एक तरह से दोषी है। दोष या कमी सेठ मुकुंदास में है। तो सेठ इस मामले में ज़्यादा बहस नहीं कर पाता। वो कहती है कि मेरे सांप सिर में चढ़ गया है, हर वक्त सांप, क्योंकि उसे ये शक हो गया कि सांप देखा था, शायद डर गई। तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि सांप सिर में नहीं चढ़ सकता। वो भी ऐसी महिलाओं के बारे में समझता है। वो जानकारी लेता तो पता चलता है, मनोविज्ञान के तहत अंदाजा लगा लेता है कि ये इसका एक तरह का पाखंड है। लेकिन डॉक्टर जब ये समझता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे बच्चे की ज़रूरत है, और इस तरह से वो कोशिश करता है तो वो निराश होता है। लेकिन वो चाहता है कि ये हाथ आया ऐसा शिकार है, वो डॉक्टर जवान है और शायद मिलन को बच्चा चाहिए। ये दोनों काम पूरे हो सकते हैं, इसका इलाज इस तरह से हो सकता है। लेकिन मिलन देवी नकार देती। सेठ मुकुंदास वापस उसी सपेरे के पास पहुंचता है, सपेरे को लेकर के आता है। सपेरा घर में आता है तो जेठानी को ये पछता नहीं। जेठानी नाराज होती है और इतना कह देती है कि लगता है ये अपना वंश सपेरे से चलाना चाहती है। ये बात एक मजाक लगती है, ईर्ष्या के बतौर लगती है, लेकिन कहानी भी कुछ इसी तरह से चलती है। इस बात को लेकर के यूँ कह सकते हैं कि रचनाकार ने कहानी जिस तरह से बुनी है, चूंकि उपन्यास कल्पना के बल पे चलता है, उपन्यास इतिहास नहीं होता, उपन्यास यथार्थ तथ्यों पर भी नहीं चलता। ऐतिहासिक उपन्यास में सन नहीं देखे जाते। तो यहाँ संभवतः दुनिया में, समाज में, व्यक्ति के जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर मन लगा गधी से तो प्रेमी जाति नहीं देखता। तो मिलन देवी अगर उससे बच्चा लेना चाहती है तो वो अपने
लखीनाथ से मिलने के बहाने इस उपन्यास में शुरू से अंत तक लखीनाथ सपेरा कोठी आता है। मुकुंदास जैसा मिलन कहती है वैसा करता जाता है और वो अकेले में मिलन देवी से मिलता है। वो सटक जिसे कहते हैं, उसके सिर में सांप की सटक उतारता है और सांप को ऐसा फेंकता है कि उसके सिर से जैसे सांप निकल गया हो, और सांप को पकड़ करके अपनी टोकरी में रखता है और चला आता है। इसके बाद मिलन देवी पुनः सपेरे से मिलने के लिए बहाने लगाती है, और एक दिन वो अवसर आता है जब वो सपेरे को लेकर के होटल में पहुंच जाती है। होटल के कमरे का ताला खोलती है तो लखीनाथ कहता है कि बहन जी ये नहीं हो सकेगा, और वापस लौट आते हैं। इस ईमानदारी को देख करके मिलन के मन में फिर लखीनाथ इस तरह से बैठ जाता है, इस ईमानदारी को देख करके। एक तरफ वो डॉक्टर था जो जीप लपलपाने लगा था, उसे लगा था कि शिकार अपने शिकंजे में, लेकिन मीनलाल देवी लखीनाथ को चाहती, उसकी शौर्य वीरता को, उसके साहस को देखती, क्या उसकी जवानी को देखती। संयोग ये घटित होता है कि थानेदार मुजरिम बना करके मदारी को और लखीनाथ को कैद कर लेती है। ये खबर मिलन देवी को लगती है और मिलन देवी थाने में पहुंच करके हंगामा कर देती है। एसपी कलेक्टर को फोन करती है और संयोग ये घटित होता है कि वो थाने से लखीनाथ को बाहर निकाल लेती है, और थाने में ही थानेदार उसके पैर में गोली मार देता है। मिलन उसका निजी अस्पताल में इलाज कराती है। और घटनाक्रम ये होता है कि वो जो एनजीओ चलाती है, एनजीओ को लेकर के डेरे में पहुंचती है और उनको सपना दिखाती है कि तुम्हें इस पड़ती ज़मीन पर, इस सरकारी ज़मीन पर तुम्हारे लिए आवास दिलाई जाएगी, तुम्हारे लिए स्थायी आवास दिलाए जाएंगे। इसके लिए वो मुख्यमंत्री तक जाती है, राजधानी तक पहुंचती है, मंत्री से मिलती है। मंत्री भी उसे देख करके, उसकी जवानी को देख करके लट्टू हो जाता है और हाथ मारने का प्रयास करता है। मंत्री को वो झटक देती है। फिर वो सारे डेरे वालों को, सपेरों को, मदारियों को लेकर के राजधानी पहुंच जाती है। मंत्री मुख्यमंत्री से मिलती है और प्रस्ताव पास करा लेती है। संयोग देखिए, या ये रचना में ही संभव है कि सपेरों को, डेरा में रहने वालों को, जो आसमान को ही छत मान करके रहते रहे, उनके लिए आवास की घोषणा हो जाती है, आवास बनने लगते हैं। लखीनाथ डेरे से अपने आवास में आ जाता है और लखीनाथ से वो वादा लेती है कि लखीनाथ, मैंने वादा पूरा किया, अब तू भी वादा पूरा कर। तो लखीनाथ के साथ फिर उसी होटल में पहुंचती है, समझती है कि लखीनाथ संभवतया अब अपने वादे को पूरा करेगा। वे होटल में बैठते हैं, बातें करते हैं, बहुत लंबी बातें होती है, दोनों के चरित्र उभर करके आते हैं। लखीनाथ का चरित्र, मिलन का अंश और वंश चलाने का, उसकी तरफ उस निगाह से देखने का, और लखीनाथ दरवाजा बंद नहीं करने देता। फिर वो कहता है कि बंजारे की जुबान की बात है, मूंछ का बाल निकाल करके उसे देता है और कहता है कि तुमने भी वादा निभाया है तो हम भी वादा निभाएंगे। इस तरह से लखी फिर होटल से बाहर हो जाता है। लेकिन एक खबर, एक नाटक और चलता है उपन्यास में जो बड़ा ही मज़ेदार है। पाठक, मुझे लगता है कि उपन्यास क्या है,
छोटी सी कथा, छोटा सा कथन। मिलन और लखी दोनों, मिलन का स्वार्थ है अपनी कोख भरना। पाठक ये सवाल कर सकता है कि वो इलाज करवा सकती है, गोद ले सकती है, लखीनाथ से ही क्यों? डॉक्टर भी मिला था और भी बहुत तेरे मिल सकते थे। ये एक रहस्य रहेगा, रचनाकार से सवाल रहेगा, या पाठक के लिए रहस्य छूट जाएगा, या कहानी की मांग कि उसे तो अंश और वंश सपेरे का ही चाहिए, या यूं कहे कि ये लोकतंत्र है। यहाँ जमीन की कीमत है। जो जमीन पर जीते हैं, साहस के साथ जीते हैं, ईमानदारी से, नैतिकता से जीते हैं, खून पसीने से कमा करके खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ऐसे जमीन से जुड़े हुए सपेरों की कहानी है। और एनजीओ के बतौर उनके लिए जो करती है, तो उसके बदौलत वो चाहती है कि उसकी कोख भी उसी से भरे। संयोग ये घटित होता है कि सपेरन के पेट होता है 4 महीने का, 6 महीने का। तो सपेरा कहता है कि मेरे बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं उसे तुम्हें देने का प्रयास करूंगा। अब वो घड़ी आती है जब मिलन का समय पूरा होता है। डॉक्टर के यहाँ वो अपना पेट सुरक्षित कर लेती है, प्रसव खुद का पेट रखने का नाटक करती है कि 4 महीने की हो गई है वो। मिलन की जेठानी को पहले ही शक था कि ऐसा घटित हो सकता है। पाठक को भी ये रहस्य, सस्पेंस बना रहता है। मिलन देवी डेरे पहुंचती है मुकुंदास के साथ, हॉर्न बजाती है, और लखीनाथ नवजात शिशु के पास अपनी बीवी के साथ बैठा है और बीवी की गोद से बच्चे को छीनने का प्रयास करता है। ये मिलन देवी और सपेरन खाट पे सोई हुई है, बच्ची के साथ सोई हुई है। वो बच्ची को उठा लेता है मिलन देवी को देने के लिए, तो कुत्ता बीच में अड़ जाता है। कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ता दरअसल पहरेदार की तरह होता है, या कुत्ता भी एक तरह की भूमिका में है। यहाँ सांप की कहानी, कुत्ते की कहानी है, रीछ भालू की कहानी है, बंदर बंदरिया की भी एक कहानी है। और सपेरे, लखीनाथ, सपरानाथ दोनों के बीच में महिला को लेकर के ईर्ष्या द्वेष का भाव है। तो सपेरों का जीवन किस तरह से दिखाया गया है, इसके अलावा उपन्यास में 8-10 पात्र ऐसे हैं जिनके शब्द चित्र खींचे गए हैं। रचनाकार शब्द चित्र खींचने में बड़ा माहिर है। मैं पाठक का एक तरह का रहस्य बना रहे कि आखिर रचनाकार किस तरह से रचता है कहानी को। तो दुनिया देखिए कि ये किस तरह की दुनिया है। अभिजात दुनिया को हम मखमली देखते हैं, वह छल कपट मोह माया दाम साम के बेबंदो ढकी है, यानी सेठ मुकुंदास की। असली दुनिया तो सर्वहारा है, यानी सपेरों की, बिना दंभ द्वेष लोभ लालच हाय हाय निर्लेप है। गरीबी आत्मीयता है, आत्म सुखे सचमुच दो दुनिया है। एक वो जो भौतिकता में डूबी है, एक वो जो रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है। यहाँ गरीब दुनिया, अमीर दुनिया, गरीब की दुनिया खरबूजे की तरह। गरीब की दुनिया
खरबूजे की तरह है। वो बाहर से अलग अलग धारियों में दिख कर भी भीतर से एक है। अमीर दुनिया नारंगी की तरह है। वो बाहर से एक जैसी दिख कर भी भीतर से फांक फांक है। ये हमारा स्टूडियो है। जब बाहर कबाड़ी आ गया उसकी भी आवाज़ आपको आ रही है। जब आप सपेरों की दुनिया से दो चार हो रहे हैं तो प्रोफेसर का घर भी सड़क पर है और कबाड़िया निकल गया है। बात आगे बढ़ाते हैं। सप्रानाथ का चित्रण किया है। सप्रानाथ जो सपेरे का की पत्नी से लाइन मारता है, यूं कहें दारू पिए धुत। वह पुंगी का लहरा उठाता लंगड़ाता लड़खड़ाता राह राह उधर से निकल रहा था। रमती को खाट की आड़ नहाते देख कामांध हो गया। उसने बीन बंद कर दी, बेशर्मी ओढ़ ली, मान मर्यादा चींथ दी। बिल्ली जैसी चुप बढ़ता आया। बकरी मिमियाँ उठी। नेवला दोनों पंजों पर खड़ा हो गया और मुंह से रस्सी काटने लगा। पहनी पर रखी सांप की टोकरी हिली। आप ये देख सकते हैं कि जीव जंतु भी किस तरह से इनके साथ है या भाईचारा निभाता है। शब्द चित्र आपने देखा। मैं पेज नंबर 120 पर सांप पकड़ता लखीनाथ का शब्द चित्र देखिए और भाषा शैली को देख करके आप दंग रह जाएंगे। लखीनाथ की भौहों पलकों तक गरज थी। उसने पलकें झपझपाई। रेत के कण गिरे। सांप चतुराई से पकड़ा जाता है। सांप कैसे पकड़ा जाता है? सांप पकड़ करके जो सांप का तमाशा दिखाते हैं वो पहले सांप को कैसे पकड़ते हैं। कोई सांप सपेरे से चतुर निकल आता है। वह बिल सरकता जाता है। सपेरा खोद हाथ मलता रह जाता है। डोल में गुस्से सांप ने उसे खूब छकाया। हाथ कुछ नहीं आया और वो दिन खाली चला गया। तो इस तरह से देखा कि किस तरह आप ये देखते हैं कि इस उपन्यास में सपेरे का जीवन आता है। मध्यम वर्गीय सेठ मुकुंदास उच्च मध्यम वर्गीय कहेंगे, जो हवेली का मालिक है। उपन्यास में निसंतान मिलन देवी है, ये तो आप समझ गए हैं। इस तरह से लखीनाथ और मिलन देवी के बीच में जो प्रेम पनपता है वो प्रेम एक जमीनी हकीकत लिए हुए। वो एनजीओ चलाती है। उसका स्वार्थ यह है कि लखीनाथ के हित में मैं कुछ काम करूंगी। वो सड़क पर रहते हैं, जमीन पर सोते हैं। अगर उनको आवास मिल जाए तो इससे एक प्रेम के तहत जो व्यवहार होगा, जो संतान सुख मिलेगा, वो संतान वो होगी जो प्रेम से पनपेगी। शायद ये भाव रहा हो। पुलिस का करैक्टर यहाँ उभर करके आता है। डॉक्टर मिलन देवी, सूरत देवी, सुकुंदास, ये चरित्र भी गौर करने लायक है। कुत्ता का करैक्टर मैंने देखा कि एक उपन्यास रेत समाधि, जिनको बड़ा पुरस्कार मिला और मैंने भी वीडियो जिस पर बनाया, वहाँ कौओं की मीटिंग चलती है और यहाँ कुत्ते का अच्छा खासा वर्णन है। कुत्ते का वर्णन मैं आपको एक बार सुनाई देता हूँ। कुत्ते की बात फिर विवरण के साथ हम करेंगे। कुत्ता लपक कर निकट आ खड़ा हुआ। उसकी पूंछ पीठ पर थी, दाढ़ रगड़ रही थी। उसने स्वरूपा की ओर इस कदर देखा, कहता हो मदद करूं। देरी पर खड़ी रमती बाई झोंपड़ी में चली गई और कुत्ता यथास्थान आ बैठा। कुत्ता सपेरन की इज्जत को बचाता है। कुत्ता कई बार यह भूमिका में आता है। पाठक इतना ख्याल रखें कि सांप
तो यहाँ है ही, और सपेरे का जीवन है यहाँ। लेकिन जानवर, मैं एक सवाल छोड़ देता हूँ जिसका अगले वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, कि अधिनियम 1972 जो लाया गया कि जीव जंतुओं के हित में, जमीन सिकुड़ रही है, जंगल कट रहे हैं, जीव जंतुओं को रहने के लिए जगह नहीं बची है। सर्कस में जो हाथी, बाघ, भालू, इनके खेल दिखा करके, या सांप सपेरों का खेल दिखा करके, भालू रीछों का खेल दिखा कर पेट पाल रहे थे, अधिनियम लागू कर दिया गया कि ये इल्लीगल है, अब कोई सांप नेवला नहीं पाल सकता। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ये अधिनियम ला सकती है, उन सपेरों का क्या होगा? वो जो सदियों से जिनकी परंपरा थी, सपेरे कहलाते थे, मदारी कहलाते थे, डमरू बजा करके, बंदर बंदरिया का खेल दिखा करके, खेल तमाशा दिखा करके ही रोजी रोटी चलाते थे, वो अब क्या करेंगे? खास करके तब जब आप रोजगार नहीं दे सकते, जब आप अग्निवीर ले आते हैं, सेना में 15-20 साल युवा काम करते हैं, फिर रिटायर होकर के उनको पेंशन मिलती है, 4-5 साल अग्निवीर होकर के वो सड़क पर आ जाएगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि उनकी शादियां नहीं हो रही है, जो अग्निवीर है, इनका क्या भरोसा? ये बॉर्डर पर जाएंगे, गोली का शिकार हो जाए, और फिर 4 साल बाद ये बेरोजगार होंगे, कौन इनको लड़की देगा? इस कदर सरकारें 1972 में जो अधिनियम लाई थी, गनीमत है कि रचनाकार ने उनको डेरों की जगह, कच्चे डेरों की जगह पक्के मकान की व्यवस्था सुलभ करा दी, मिलन देवी के प्रेम के तहत। लेकिन सरकार ने एक तरफ, ये तो लखीनाथ का डेरे को आवास मिला है, जो इधर अब मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना आ रही है, तब भी क्या अधिकांश ऐसे जो लाख नहीं कमा पाते, क्या 2-3 लाख रुपए देकर के उन फ्लैटों में जा सकते हैं? ये सवाल अपनी जगह पर है। तो अधिनियम ऐसा लाया गया जिससे सवेरे सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन उपन्यास में ये बाजा बजाया गया इस तरह से, सरकार का मुख्यमंत्री, मंत्री आते हैं, और सवाल ये उठता है कि वो वाहवाही लेने के लिए, आवासहीनों के लिए आवास बना करके, कलेक्टर से कह करके कि इनका वोटर आईडी कार्ड भी बना दीजिए और इनके राशन कार्ड भी बना दीजिए, क्योंकि आगे चुनाव आ रहा है। कम से कम इतनी सफाई दे करके रचनाकार ने कह दिया। लेकिन इधर पीएम मोदी तो प्रचार मंत्री ही बने हुए हैं। जब से वो पीएम बने हैं तब से प्रचार करने के अलावा उनके पास कोई और जरिया नहीं। ईवीएम पर लोगों को शक है, वोट फर्जी वोटिंग हो सकती है, ईवीएम सेट हो सकती है, लेकिन पीएम येन केन प्रकार अपनी सीट को बचाए रखने के लिए तानाशाही की हद तक पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या ऐसा मुख्यमंत्री जो इन डेरों के लिए आवास दे रहा है, तो वो यूं ही नहीं दे रहा, उसके पीछे की राजनीति है कि ये कह करके कि हम जनहित में भी काम कर रहे हैं। तो साथियों धन्यवाद, शेष बातें अगले वीडियो में कर सकेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आपको ये उपन्यास के बारे में सारांश जान करके कैसा लगा, आपकी राय, आपकी टिप्पणी मेरे लिए, उपन्यासकार के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि उपन्यासकार से भी और इस वीडियो बनाने वाले से भी आपके सवाल का स्वागत है। धन्यवाद।